हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज, जिसका ऑलरेडी हम एक लेक्चर कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा कि भाई सर्विसेज क्या होती है, गुड्स और सर्विसेज के बीच की डिफरेंसेस क्या है। देखो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सर्विसेज की आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विस कितने तरह की होती है। तो देखो 3 तरह की पढ़ी थी हमने, सोशल सर्विस, बिजनेस सर्विस और आपका पर्सनल सर्विस। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, ये बिजनेस सर्विस। तो हमको आगे अब किसके बारे में पढ़ना है, ऑब्वियसली बिजनेस सर्विस के बारे में। अब बिजनेस सर्विस का भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, यानी कि ये जो है आपका बिजनेस सर्विसेज, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। बैंकिंग सर्विसेज आती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज आती हैं, पोस्टल एंड टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 5 चीज़ें पढ़ी थी। अब यहाँ तक की कहानी हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, ठीक है। अब हम ये जो 5 सर्विसेज आपको नज़र आ रही है ना स्क्रीन पर, इनको एक एक करके वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ये आपको समझने के लिए भी टाइम चाहिए, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला हमारा, यानी कि बैंकिंग सर्विसेज। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, और शायद ये टॉपिक भी आज वैसे पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज के बारे में हमको पढ़ना है। सर्विसेज पता है हमको क्या होती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें, या फिर सर्विसेज मतलब किन्हें कहते हैं, इनटेंजिबल जो होती हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। बैंकिंग सर्विसेज मतलब बैंक जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है वो होती हैं बैंकिंग सर्विसेज। बहुत ईजी है, सुनने में तो लग रहा है, बट लिटरली उतना ईजी नहीं है। इसके लिए आपको ना बैंक के बारे में भी जानना पड़ेगा कि बैंक क्या होते हैं। बैंकिंग सर्विसेज तो पता है, जो बैंक देती हैं सर्विसेज, पर बैंक होते क्या हैं। अब आप कहोगे बैंक की अगर डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन शायद आप लोगों को ना पता हो, पर बैंक सबने सुना है। बैंक में सबका अकाउंट है, बैंक सब आते जाते हैं, सबके पास ATM, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें हैं। सब बैंक की सर्विसेज मतलब कह लो एक्सेस करते हैं, पर बैंक एक्चुअली है क्या वो नहीं पता किसी को। तो यही हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बैंक है क्या। अगर देखो बैंक की बात करें, बैंक का सिंपल मीनिंग क्या होता है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा वैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। कैसा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, एक्सटेंडिंग क्रेडिट। एक्सटेंडिंग क्रेडिट मतलब एक्सटेंडिंग लोन देता है। लोन देता है कि नहीं, बैंक देता है। साथ ही साथ क्या करता है, स्टोरिंग देयर डिपॉजिट्स। आपके डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, आप पैसे जमा करने जाते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यानी कि 3 शब्द आपको सिंपली याद रखने हैं वाइल रिमेंबरिंग द डेफिनेशन ऑफ बैंक। क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे पहला 3 वर्ड्स हैं, उन्हीं से डेफिनेशन बन जाएगी। सबसे पहला है आपका कि ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स। ये क्या करता है, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, राइट। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये इट एक्सटेंड्स लोन्स, यानी कि हमको लोन प्रोवाइड करता है। तो ये आपको 3 चीज़ याद रखनी है, इसी से डेफिनेशन बन जाएगी। ये बैंक क्या है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड एक्सटेंड्स लोन टू इट्स कस्टमर्स। यही सिंपल सी डेफिनेशन है बैंक की, जो कि आप बुढ़ापे तक याद रख सकते हो। मतलब बैंक की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी इससे, ठीक है, इससे हट के कुछ भी नहीं होगा। तो ये 3 शब्द में बैंक का पूरा मीनिंग समा जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ये लोन्स देता है। सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अभी जो डिपॉजिट हैं, इनका ये जो हमने डिपॉजिट अपना पैसा जमा किया है, उसका ये करता क्या है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये जो देखो डिपॉजिट्स होते हैं ना, कर्सर कहाँ गया, हाँ, ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, दे आर फर्दर यूज बाय बैंक्स टू ग्रांट लोन्स टू द कस्टमर्स। ये जो लोन देते हैं ना, वो हमारे डिपॉजिट से ही देते हैं और कहीं से नहीं देते। ऐसा नहीं कोई लोन लेने आते सारा स्टाफ मिलके बैंक का, कहते चलो चलो अपनी सैलरी निकालो, उसको लोन देना है, ऐसे नहीं करते। वो हमारे ही डिपॉजिट्स में से कुछ लोन दे देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये काफ़ी मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके FD करें, RD करें, ये सारी चीज़ें, और जो भी आपके बिल्स भी पे करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करते हैं। चेक फैसिलिटी हो गया, ये सारी मल्टीपल सर्विसेज है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी। पर अभी के लिए आपको डेफिनेशन याद रखनी है और ये समझना है कि लोन्स कहाँ से देते हैं, कहाँ से देते हैं, जहाँ जो हमारे डिपॉजिट है उसी में से ये लोग लोन देते हैं, बाकी सबको अपनी सैलरी में से नहीं देते हैं, ठीक है। अब बैंक की और भी चीज़ें आप याद रख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर इंपॉर्टेंट मीनिंग आप कह सकते हो।
बैंक क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी, यानी कि स्टिमुलेट करना मतलब आप कह लो ट्रिगर करना। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है, कैसे, मार्केट में, कैसे, डीलिंग इन मनी, बाय डीलिंग इन मनी, मनी से डील करता है बैंक तो उसके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है, यानी कि हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, लोगों को लोन दे रहा है, लोग उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, राइट। साथ ही क्या करता है, इट मोबिलाइजेज द सेविंग्स ऑफ पीपल, लोगों की जो सेविंग्स होते हैं ना उनको मोबिलाइज़ कर रहा है। हमारी जो सेविंग्स है हमने जमा कर दिया बैंक के पास, उसको भी मोबिलाइज़ कर रहा है, लोगों को लोन दे रहा है, फिर वही पैसा लोग इधर से उधर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यानी कि हमारी सेविंग्स मोबिलाइज हो रही हैं, जिससे कि जिनको ज़रूरत है फ़ंड्स की उनके हाथों तक फ़ंड पहुंच पा रहा है, पैसा पहुंच पा रहा है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बैंक को, इट इज़ अ बायर एंड सेलर ऑफ मनी। ये पैसा खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है, बायर भी है, ये सेलर भी है। बायर कैसे है, हमसे तो पैसा खरीद रहा है। सेलर कैसे है, जिनको ज़रूरत है, जो लोन लेने आते हैं उनको पैसा बेच रहा है, तो ये बायर भी है और सेलर भी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, पर हाँ दिमाग में ज़रूर रखनी है, मतलब कुछ कीवर्ड्स आप याद रख सकते हो कि बायर है, सेलर है, ये फंड्स को मोबिलाइज़ करता है, हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज़ करता है। साथ ही एक एजेंट की तरह काम करता है बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच, ठीक, बोरोवर्स और डिपॉजिटर्स के बीच, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, डिपॉजिटर्स मतलब हम लोग जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक उन बोरोवर्स को जो पैसा उधार लेने आए हैं उनको दे रहा है, तो उनके बीच में एक एजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है। इतनी सी कहानी याद रखनी है, राइट। अब बात आती है कि बैंक अकाउंट की। आप सभी का बैंक में अकाउंट होगा, ऑब्वियसली ऐसा कोई नहीं होता आज के टाइम पे जिसका बैंक में अकाउंट ना हो, ठीक है। आपको पता है आपका बैंक अकाउंट किस तरीके का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के भी ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, काफ़ी सारे हैं, पर जो अभी आपको जानने हैं वो है ये 4, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और आपका रिकरिंग अकाउंट, ठीक है। तो 4 याद रखने हैं, सेविंग, करेंट, फिक्स्ड और रिकरिंग, राइट। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसे याद कैसे रखोगे, इसको समझने से पहले ना मैं एक देखो छोटा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। हम जब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो मैंने 4 बताए, उससे पहले एक चीज़ समझ लोगे ना तो आपको ये ईजी लगेगा, ठीक है। वो मैं बता देती हूँ, यानी कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की अगर मैं बात करूँ तो डिपॉजिट देखो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स, और दूसरे होते हैं आपके टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं, नाम से समझ आ रहा है, जिनमें ऐसे डिपॉजिट यानी कि हमने ऐसा पैसा जमा किया जिसे हम ऑन डिमांड निकाल सकते हैं। जैसे ही अब आपने पैसा जमा किया है, अब आपका मन करा, आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत है, आप डिमांड करोगे बैंक से, पैसा निकालने जाओगे तो ऑन डिमांड आपको पैसा मिल जाएगा कि नहीं, तो वो हो जाते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट कैसे होते हैं, ऐसा डिपॉजिट जिन्हें आप ऑन डिमांड नहीं निकाल सकते हो, जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड हो गए हैं, वहाँ पे जम गए हैं। डिमांड वाले ऑन डिमांड और टाइम वाले किसी टाइम के लिए वहाँ पे जम गए हैं, आप उन्हें नहीं निकाल सकते हो। इसमें अभी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट जो है ना, इसमें आपके आ जाते हैं 4 तरह के अकाउंट्स जो जस्ट अभी हमने पढ़े थे। इसमें देखो सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट, सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट, ये हो गया। यहाँ पे आपके 2 आ जाते हैं, फिक्स्ड अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट। ये आपके 4 तरह के अकाउंट्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये चारों आपको पढ़ने हैं। अब ये जो देखो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट है ना, सेविंग्स और करंट अकाउंट, ये है आपका सेविंग्स, ये है करंट। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर। क्यों, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में ऐसा पैसा जमा है जिसे हम ऑन डिमांड निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका जो अकाउंट है ना वो सेविंग्स अकाउंट है, आपकी जो बची हुई सेविंग्स है आपने वो उसमें रख दी है, अब आपको जब मन करे, अब ज़रूरत हो आप तब निकाल सकते हो, ठीक है। करंट अकाउंट कैसा होता है, अब देखो करंट अकाउंट भी सेविंग्स अकाउंट जैसा ही है, पर डिफरेंस ये है कि सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, हम लोगों का, आम जनता का, आप लोगों का सेविंग्स अकाउंट जो होगा ना, उसमें ऐसा नहीं है जब मन करा तब भी निकाल लिया, मतलब ऑन डिमांड निकाल तो सकते पर उसकी ना थोड़ी सी लिमिट होती है। ऐसा नहीं आप महीने में 50 बार पैसा निकाल रहे हो, 50 बार पैसा जमा कर रहे हो, नहीं, थोड़ी सी लिमिट होती है।
पर अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको तो इस लिमिट से फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि उनका तो क्या है, हर सेकंड ट्रांजैक्शन होता है और छोटी मोटी रकम नहीं, वही करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। अब इतना सब कुछ हैंडल करना बैंक्स के बस की बात नहीं है कि वो हर सेकंड ये करे, सेविंग्स अकाउंट में ये वो। तो उनके लिए ना एक अलग कैटेगरी बना दी कि तुम बिजनेसमैन लोग ना अलग तरह के अकाउंट खोला करो, जिससे कि तुम्हारे पे लिमिट ना रहे, तुम आराम से जी मन जाए उतना ट्रांजैक्शन करो। तो उनके लिए होता है ये करंट अकाउंट, ठीक है। तो आम जनता के लिए सेविंग्स अकाउंट, और जनरली करंट अकाउंट कौन खुलवाता है, बिजनेसमैन। अब बात आती है टाइम डिपॉजिट की। मैंने क्या बताया, कुछ टाइम के लिए फिक्स है आपके नाम पे, आपके मम्मी पापा ने, और मतलब डेफिनेटली आपके नाम पे एफडी वगैरह करवा रखी होगी, ठीक है। आपकी कोई मतलब कोई फिक्स अमाउंट होगा जो आपके नाम पे जमा कर रखा होगा, कुछ टाइम बाद वो ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, उसे हम कहते हैं एफडी, और वही होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, और उस अकाउंट को कहते हैं फिक्स्ड अकाउंट। समझ आया? तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि वो कुछ टाइम के लिए जमा है, उसे आप ऑन डिमांड नहीं निकाल सकते हो, वैसे निकाल सकते हो पर ये है कि पैसा कट के मिलेगा। तो ऑब्वियसली हर कोई नहीं निकालता, बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत आन पड़ती है ना तभी निकालते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, किसी टाइम के लिए फिक्स्ड है। इसी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट में तो आपको क्या करना पड़ता है, इकट्ठा एक लमसम अमाउंट जमा करना पड़ता है। जैसे 10 लाख की एफडी करा दी, 5 लाख की एफडी करा दी, ठीक है। पर रिकरिंग अकाउंट अब हर किसी के पास इतना सारा अमाउंट तो आ नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल से आता है। जैसे किसी का रिटायरमेंट का फंड मिल गया, किसी की लॉटरी लग गई, तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ पैसा जमा कर दें। अब हर किसी के पास तो नहीं होता, पर हर कोई चाहता है कि हम कुछ ना कुछ बचत करें और पैसा बनाएं, सब सोचते हैं ना। तो इसके लिए क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट भी होता है। और यूजुअली हमारी जो मम्मियाँ होती हैं ना, वो आरडी करवाती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट उनका होता है। आप पूछ ज़रूर होगा तो क्या करती हैं वो क्यों करती हैं, क्योंकि रिकरिंग अकाउंट में या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में क्या सुविधा होती है कि आप ना इकट्ठा पैसा मत दो, आप किश्तों में दे दो। तो हर महीने जैसे आप 50,000 रुपये कमाते हो, आपने देखा यार मैं तो ना 30,000 रुपये अपने खर्च हो जाते हैं, पूरे के पूरे बचे 20,000 में से 10,000 रुपये रख लेता हूँ अपने, या फिर 15,000 रुपये रख लेता हूँ एमरजेंसी वाली उसके लिए सिचुएशन के लिए। 5,000 रुपये मेरे पूरे पूरे बचते हैं, ठीक है। 5,000 पूरे पूरे बचते हैं, तो आप एक रिकरिंग अकाउंट खोल लो, हर महीने 5,000 रुपये जमा करो। कोई वो नहीं है, मतलब किश्तों में देना है आपको, ठीक है। हर महीने या हर 6 महीने बाद या हर साल में ऐसे करके, मतलब कुल मिला के इंस्टॉलमेंट्स में देना है पैसा। तो आपका वो पैसा जमा होता रहेगा, बाद में विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो बात तो भाई ये टाइम के लिए फ़िक्स हो गया है वहाँ पे, पर ये है इसमें किश्तों में जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट जाता है। सेविंग्स अकाउंट क्या है, हम लोगों का आम जनता वाला अकाउंट, यानी कि ऑन डिमांड, जिसमें हम पैसा निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट कैसा है, वो भी ऑन डिमांड वाला है, पर वो बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं हैं। तो ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब यही कहानी हमको क्या पढ़नी है, इसमें पढ़नी है, यानी कि 4 तरह के जो अकाउंट्स हैं ना आपके, सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड और रिकरिंग, यही हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब आप आई होप आपको समझ आ गया होगा, अब आप इजी ही समझ सकते हो। देखो अब पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट के बारे में, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट क्या है, द फैसिलिटीज़ ऑफ सेविंग्स अकाउंट आर ओनली फॉर सेविंग्स पर्पजेज, सिर्फ सेविंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। द बैंक इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द फंड्स विच आर डिपॉजिटेड इन द अकाउंट। बैंक क्या करेगा, उन पर इंटरेस्ट पे करेगा, इसीलिए तो हम पैसा बैंक में रखते हैं। अगर हम चाहते हैं तो अपना जो सेव किया हुआ पैसा है वो घर में भी रख सकते हैं, ठीक है। पर हमें क्या करना है, पैसे से पैसा बनाना है, हमको और पैसा चाहिए होता है, इसीलिए हम बैंक में रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है बैंक से हमको ब्याज मिलेगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, ठीक। इन इंडिया द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेविंग्स अकाउंट रेंजेस बिटवीन 4 to 7%। जो इंडिया में यूजुअली होता है कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होता है 4 to 7% के बीच में, और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, हर बैंक का अलग होता है। SBI का अलग होगा, एक्सिस बैंक का अलग होगा, HDFC का अलग है, फेडरल बैंक का अलग है, सारी बैंक्स का अलग अलग है, ठीक है। आपको ये बताना है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, कौन सा अकाउंट है आपका, उस पर कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कितना ब्याज मिलता है आपको, ये आपका होमवर्क है, जिससे कि आप भी थोड़ी चीज़ें सीखो, आपको पता चले, डिस्कवर करो कुछ नई चीज़, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट समझ आ गया। अब मैंने बताया करंट अकाउंट कौन खोलता है, बिजनेसमैन। क्यों खोलते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं होती हैं। करंट अकाउंट मेनली कंटेन्स लिक्विड डिपॉजिट्स दैट आर यूटिलाइज फॉर बिजनेस पर्पसेज। ये किस लिए था, ये वाला देखो यहाँ पे सेविंग्स पर्पसेस के लिए था, ये किस लिए है, बिजनेस पर्पसेस के लिए है, एंड नॉट फॉर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, और क्यों है, बिजनेस पर्पस के लिए है। इस पे क्या है, एक नई चीज़ है, हमने जो पढ़ा भी सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्या है, बैंक इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट पे करेगा, पर यहाँ पर
नो इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन सच अमाउंट, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता करेंट अकाउंट वाले इंसान को या फिर बिजनेसमैन को। क्यों नहीं दिया जाता? अब इसका भी कारण है, समझ लो क्यों है। क्योंकि देखो करंट अकाउंट में मैंने बताया बिजनेसमैन खोलते हैं, इनका हर सेकंड ट्रांजैक्शन होता है, वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, वही भारी भरकम रकम। तो जो बैंक वाले लोग हैं वो सोचेंगे नहीं, मतलब वो ये कहते हैं कि यार हम तुम्हारा अकाउंट कैसे संभालें भाई, हमारी तो बस की बात नहीं है, और ऊपर से हम तुम्हारा इतना भारी भरकम अकाउंट संभालें और उस पर तुमको इंटरेस्ट तोड़ दें, तो ये तो गलत बात है ना। हमको उल्टा मतलब कैसे कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए वो इंटरेस्ट पे नहीं करते, उल्टा उनसे चार्जेस लेते हैं। जो करंट अकाउंट होल्डर है ना, उसको चार्जेस देने पड़ते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टा चार्जेस देने पड़ते हैं कि तुम मेरा इतना भारी भरकम अकाउंट संभाल रहे हो, तो एक तरह से फ़ीस मान लो उसकी, तो उसको उल्टा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इकलौता ऐसा अकाउंट जहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है उस अकाउंट होल्डर को चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो कौन सा है? हमारा करंट अकाउंट। ये आप याद रखोगे। सेविंग्स अकाउंट नहीं है, फिक्स्ड अकाउंट नहीं है, रिकरिंग अकाउंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट है जिस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता और साथ ही साथ उल्टा मतलब चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ये होता है करंट अकाउंट, राइट। अब इसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी इज़ डिपॉजिटेड इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी हम डिपॉजिट कर देते हैं फॉर अ गिवन ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि 5 लाख 10 लाख 2 लाख वो हम जमा कर देते हैं। इफ़ अ डिपॉजिट इज़ टेकन आउट बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अब जैसे कि मैच्योरिटी डेट क्या होती है, मतलब मैच्योरिटी डेट मतलब जो आप 10 लाख रुपए जैसे जमा कर रहे हो एफडी में, तो कुछ साल की एफडी कराते हो, कुछ टाइम की एफडी कराते हो, ऐसे नहीं है कभी भी तोड़ ली, जैसे 5 साल 10 साल ऐसे करके आप एफडी करवाते हो, ठीक है। तो अगर आपने टाइम से पहले पैसा निकाल लिया तो इस पर क्या होगा, पेनाल्टीज़ लगेंगे। पेनाल्टीज़ मतलब ऐसा नहीं है आपको कुछ पे करना पड़ेगा, पर जितना पैसा आपको अगर मिलता लास्ट में उससे कम मिलेगा। जैसे मान लो 10 लाख की एफडी कराई 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद मान लेते हैं आपको मिलता 25 लाख रुपया 10 लाख का, पर आपने 5 साल से पहले ही तोड़वा ली, 4 साल में तोड़वा ली, तो 25 की जगह मान लो 20 लाख रुपया मिल जाएगा, तो वही पेनाल्टी हो जाती है, यानी कि कम पैसा मिलेगा, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंजॉय हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट रेट वेरीज बैंक टू बैंक। इसमें भी क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। यहाँ पे एक्चुअली हाईएस्ट होगा, ठीक है, हायर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाईएस्ट, ठीक है, ये मैं अभी समझा देती हूँ। और आता है लास्ट में आपका यहाँ रिकरिंग डिपॉजिट। मैंने बता दिया किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करना है, ये भी किसका पार्ट है, टाइम डिपॉजिट का। तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट द डिपॉजिट विल हैव टू बी मेड बाय द अकाउंट होल्डर एट रेगुलर इंटरवल्स। हर इंटरवल पे, 1 महीने में, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में किस्तों में जमा करना है पैसा, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कितने टाइम तक के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। द बैंक विल हैव टू पे द रेलिवेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स पे भी मिलता है। दोबारा से बताओ किस पे नहीं मिलता, करेंट अकाउंट पे, ठीक है। तो इस पे क्या है, द बैंक्स विल हैव टू पे द रेलिवेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द अमाउंट इज रीपेड आफ्टर द फिक्स पीरियड। वही बात है। अब देखो यहाँ पे हमने कौन से 4 आपके वो पढ़े अकाउंट्स, यहाँ पे दोबारा समझ लेते हैं। सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और ये फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। इसमें सेविंग्स अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, येस। करेंट अकाउंट पे मिलता है, नो। रिकरिंग अकाउंट पे मिलता है, येस। और फिक्स्ड अकाउंट पे मिलता है, येस। तो यानी कि करंट अकाउंट को हटा दो, इसे हटा दो। अब बचे कौन से, ये 3 बचे। अब आप सोचोगे इन तीनों में से किस पे सबसे ज़्यादा मिलता है, तो देखो सबसे कम मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उससे ज़्यादा मिलता है रिकरिंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सबसे ज़्यादा मिलता है फिक्स्ड अकाउंट पे, यानी कि एफडी पर वही है ना, एफडी हर कोई नहीं कराता, क्योंकि उसमें लंप सम अमाउंट चाहिए, आपको पूरा इकट्ठा अमाउंट चाहिए होता है, और हर किसी के पास इतना इकट्ठा पैसा नहीं आ पाता हर टाइम पर। तो इसीलिए यूजुअली हम लोग आमतौर पर लोग सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, या फिर रिकरिंग अकाउंट भी कुछ लोग खोल लेते हैं, पर फिक्स्ड अकाउंट भी खोलते हैं, पर बहुत कम केसेस में। यूजुअली हमारे मम्मी पापा ने करवा रखी होती है एफडी हमारे नाम पर, यही होता है बस, ठीक है। जैसे लड़कियों के नाम पे करवा लेते हैं, उनकी शादियों के उस टाइम पे तोड़ देंगे, ऐसा होता है, राइट। तो ये आपने याद रखनी कहानी फिक्स्ड अकाउंट की, रिकरिंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। तो हमने देखो बैंक के बारे में पढ़ा। बैंक में
कौन कौन से 2 डिपॉजिट्स होते हैं दोबारा से बताओ। देखो यहाँ पे हमने समझा था कौन कौन से 2 डिपॉजिट्स हैं। एक तो है आपका डिमांड डिपॉजिट, ये रहा, और एक है आपका टाइम डिपॉजिट। डिमांड मतलब ऑन डिमांड, जिसमें कि आपके 2 आ जाते हैं, सेविंग्स अकाउंट और आपका करंट अकाउंट। टाइम मतलब एक फ़िक्स टाइम के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, फिक्स टाइम के लिए आपने जमा कर दिया पैसा, जिसमें फिक्स्ड अकाउंट आ जाता है और एक रिकरिंग अकाउंट आ जाता है। ये कहानी हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। अभी हमने किसके टाइप्स पढ़े थे? टाइप्स ऑफ अकाउंट, किस किस तरीके के अकाउंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। इसी के बाद ये वीडियो ख़त्म कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं। तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। देखो 4 तरह की बैंक्स होती हैं हमारी कंट्री में 4 तरह की बैंक्स हैं। पहली है सेंट्रल बैंक, दूसरी है आपकी कमर्शियल बैंक, तीसरी है स्पेशलाइज्ड बैंक और चौथी है कोऑपरेटिव बैंक। कौन कौन सी हैं? सेंट्रल, कमर्शियल, स्पेशलाइज्ड, कोऑपरेटिव, यानी कि 3C और एक S, ठीक है, यहाँ पे याद रखो 3C और एक S। 3C का मतलब क्या है? सेंट्रल, कमर्शियल और कोऑपरेटिव। सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव 3 बार भी लिखोगे ना, ये सब कुछ कमेंट में साथ के साथ लिखते जाओ, जिससे आपको याद होता जाए, ठीक है। लिखने से हमेशा याद होता है। कॉपी पेन नहीं है तो कमेंट में लिखो, सबसे बढ़िया तरीका है ये तो ऑनलाइन पढ़ाई का, ठीक है। और एक स्पेशलाइज्ड, और साथ साथ टाइप्स ऑफ अकाउंट भी लिखो। अब जल्दी से चारों अकाउंट्स लिखना, किस किस कैटेगरी में आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स बताए थे, वो भी लिखना, राइट। और किस में सबसे ज़्यादा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में मिलता है, किस में नहीं मिलता है, वो भी लिखना है। उसके बाद किस में सबसे ज़्यादा होता है, एक ऑर्डर बताया था ना मैंने, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, इसमें ज़्यादा, इस तरीके से वो भी लिखना है। सारी चीज़ें समराइज़ करके जल्दी से लिख दो। और फिर अब लिखो 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स, सेंट्रल, कमर्शियल, स्पेशलाइज्ड, कोऑपरेटिव, ठीक है। सेंट्रल बैंक तो देखो आपको पता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है भाई? सेंट्रल बैंक हमको पता है, यानी कि हमारी कंट्री में जो एपेक्स बैंक है, सारी जो बैंक्स हैं उनको जो लीड करता है, उनको जो रूल करता है, उनका जो माई बाप है एक तरह से, ठीक है। वो कौन है हमारी कंट्री में? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे US में जो है ना सेंट्रल बैंक, उसका नाम है फेडरल बैंक। ऐसे ही हर कंट्री के अलग अलग बैंक का, अलग अलग सेंट्रल बैंक का अलग अलग कुछ नाम होता है। हमारी कंट्री में उसका नाम है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक या फिर सेंट्रल बैंक होता क्या है, करता क्या है, ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेस, क्या करता है? सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, किसको? एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ दैट कंट्री। कमर्शियल बैंक्स कौन सी हैं? जिसमें आपका अकाउंट है, जैसे कि SBI, एक्सिस बैंक, और कौन सी है? कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, और कौन सी हो सकती है? आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, और HDFC, ICI, इंडसइंड, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, सब कमर्शियल बैंक्स हैं। तो इनमें जो आपका अकाउंट है उन सबको कौन एक सुपरवाइज करता है? यानी कि RBI, यानी कि किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। तो वो सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, किसको? उन सारे अपने जो बच्चे हैं ना उसके, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इट ऑल्सो एक्ट्स एज गवर्नमेंट बैंकर। ये गवर्नमेंट का भी बैंकर है, यानी कि ये जैसे आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम से समझा देती हूँ, उससे अच्छे से समझ आएगा। ये है हमारा RBI, ठीक है, ये सबका माई बाप है, राइट। ये क्या करता है? 2 लोगों का बैंकर है, यानी कि 2 लोगों को ये पैसा देता है, एक तरह से ये कह लो, एक तो सरकार को और एक किसको? जो हमारी कमर्शियल बैंक्स है ना, कमर्शियल बैंक्स, उनको। ये इन दोनों का बैंकर है, ठीक है। और ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये किसकी बैंकर है? ये पब्लिक की, हम लोगों की, आम जनता की बैंकर है। तो हमारी बैंकर है कमर्शियल बैंक्स का बैंकर है RBI, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी बैंकर है RBI। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। किस किस का बैंकर है? गवर्नमेंट का और कमर्शियल बैंक्स का। और ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज़ ऑफ एनी कंट्री। करेंसी, नोट वगैरह कौन छापता है भाई? RBI छापता है ना, तो वो कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ें देखता है, सुपरवाइज करता है करेंसी से रिलेटेड। तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या है? लोन्स वगैरह, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसीज जो होती है उससे रिलेटेड ये काम कर रहे हैं। देखो अभी के लिए समझ लो, ये सब आप 12th में जाके अच्छे से पढ़ोगे। आपका जो एक सब्जेक्ट है मैथ्रो इकोनॉमिक्स, उसमें ये सब डिटेल में है, तब आपको पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए अभी मैं आपको लिमिटेड ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सिलेबस नहीं इतना है। ज़्यादा घुसोगे, माथापच्ची करोगे, कुछ पढ़ लेनी पड़ेगा, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ो। ज़्यादा गूगल बाबा पे मत जाना कि भाई ये सर्च करने लग जाओ, वो सर्च करने लग जाओ, फिर कन्फ्यूज़न हो जाना है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, करेंसी वगैरह को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, क्रेडिट पॉलिसीज़ बनाता है। बैंकर है किसका, गवर्नमेंट का भी और सारी कमर्शियल बैंक्स का भी। साथ ही साथ ये रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है और आपका कह लो और कंट्रोल करता है किसको, सारे जो उसके बच्चे हैं। कौन है बच्चे, कमर्शियल बैंक्स, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और ये मैंने बता ही दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल बैंक्स। अब देखो कमर्शियल बैंक्स मैंने जस्ट अभी बता दिया, ये SBI वगैरह ये सब कमर्शियल बैंक्स होती हैं। ये क्या करती हैं, दे पर इस पर तो चल ही नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फॉर द पब्लिक। ये हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स नहीं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एक्सटेंडिंग लोन्स। यानी कि ये हमारे लिए क्या काम करती है, मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी ना बैंक की, ये हमारे लिए क्या काम करती हैं, दो ही तो काम करती हैं, दो ही तो फंक्शन करती हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एक्सटेंडिंग लोन्स। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज लोन्स एक्ट एज इन्वेस्टमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इंटेंडिंग टू अर्न प्रॉफिट। और ये जो लोन्स ये जो दे रही है ना, इसी से इसकी कमाई होती है, इसी से इसका प्रॉफिट है, ठीक है। कैसे है वो भी मैं समझा देती हूँ। वैसे आपने पढ़ा होगा, वैसे 10th में अगर आपको याद हो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मनी वाला एक चैप्टर था, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया में जो एग्जांपल्स हैं कमर्शियल बैंक्स के वो क्या क्या हैं, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, ये वो बहुत सारी है, ठीक है। दीज आर गवर्नड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आपको याद रखना है BR एक्ट, ठीक है, BR एक्ट 1949, शॉर्ट में याद रख लो BR एक्ट 1949, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उसके अंदर ये रजिस्टर्ड होती हैं। अगर कोई नई बैंक खुलेगी तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इस एक्ट में, तभी जाके वो बैंक बन पाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बताई थी कि आपको कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये है हमारे पास एक बैंक, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ये है हमारा एक डिपॉजिटर, ये है डिपॉजिटर मतलब पैसा जो जमा कर रहा है। बैंक क्या कर रही है, ये है एक बोरोवर जिसको ये लोन दे रही है। अब डिपॉजिटर ने क्या किया, आप कह लो जो भी पैसा डिपॉजिट किया उसको तो ये क्या कर रही है, 3% इंटरेस्ट रेट दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। यानी कि अगर उसने 10 रुपये 100 रुपये अगर उसने जैसे जमा करे तो उसको बदले में कितने मिलेंगे, 103 मिलेंगे, ठीक है। पर इनको ये कैसा रेट चार्ज करती है, हमेशा ज़्यादा रेट चार्ज करती है, जैसे 7%। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये पैसा एक्सेप्ट करती है ना, वो हमेशा कम होता है, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लोन देती है, मतलब लोगों को उधार देती है, वो हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने 100 रुपये दिए थे, इसको लौटाने कितने पड़ेंगे, 103 लौटाने पड़ेंगे। इसी तरह बैंक अब इनको अगर 100 रुपये देता है ना, तो ये इसको कितने लौटाएगा, 107 लौटाएगा, 7 रुपये एक्स्ट्रा, वो 7 रुपये एक्स्ट्रा लौटाएगा। तो इसका फ़ायदा कितने का हुआ, यहाँ से तो इसको 3 रुपये ही भेजने पड़े, यहाँ से इसको 4 रुपये 7 रुपये आ गए, यानी कि 4 रुपये एक्स्ट्रा आए कि नहीं। तो अब ये तो छोटे मोटे रुपए की बात कर रही हूँ, पर इनका ट्रांजैक्शन तो करोड़ों में होता है। तो इस तरीके से करोड़ों का मुनाफा होता है, करोड़ों का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से बैंक डील करती हैं, प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो इसीलिए ये जो लोन्स है ना, ये जो लोन ये प्रोवाइड करती हैं, ये इनके लिए प्रॉफिट अर्न करने का ज़रिया है, एक रास्ता है। ये आपको याद रखना है। कमर्शियल बैंक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास आपका स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होती है, स्पेशलाइज्ड मतलब जैसे आप मान लो किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, यानी कि आप उसमें बहुत ज़्यादा निपुण हो, राइट, और आपको वही काम करना है, वही आपका फंक्शन है, एक ही काम है आपका, स्पेशलाइज्ड हो आप उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं उनको और कोई काम नहीं, एक स्पेशल फंक्शन दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, दे आर फॉर्म विद स्पेसिफिक गोल्स, उनको एक स्पेसिफिक गोल बना दिया है ऑफ केटरिंग टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर, यानी कि उनको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और या फिर सेक्टर के बारे में ही या फिर उनका ही ध्यान रखना है। एक तरह से ये कह लो, जैसे आपका घर है, मान लो आप, तो आपके घर में बहुत सारा काम है, अब हर कोई अलग अलग काम में स्पेशलाइज्ड है ना, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है, तो सबको क्या है, अलग अलग तरह का काम दे दिया है, राइट। इसी तरह यहाँ पे उनकी एक स्पेसिफिक गोल्स बना दिए कि आप इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, तो आप इस इंडस्ट्री या इस सेक्टर को केटर करो, उनको मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर और तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज,
किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर के लिए, तो बहुत सारे होते हैं ऐसे। अब जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिखे हैं एग्जिम बैंक, सिडबी और ये नाबार्ड। अब ये एग्जिम बैंक और सिडबी और ये नाबार्ड क्या है ये आप याद रख सकते हो। एग्जिम बैंक की जब मैं बात करती हूँ इसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ई एक्स मतलब एक्सपोर्ट, आई एम मतलब इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ये इंडिया में, यानी कि ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को लोन नहीं देती है, किसी का मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, कुछ नहीं करती। ये सिर्फ कंट्री में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं ना उनके अकाउंट संभालती है, यानी कि बड़े बड़े लोगों के, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं कुछ ना कुछ और जो इंपोर्ट करते हैं। यानी कि सरकार का भी शायद अकाउंट इसके पास होगा क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट करती है। तो ये इसी स्पेसिफिक गोल है, यही स्पेशलाइज्ड है इनका एरिया, इसी में काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा आपके पास यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ये क्या करता है, सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है ना ही मीडियम इंडस्ट्रीज़ ना ही लार्ज इंडस्ट्रीज, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे लोग जो काम करते हैं, जैसे घर पे औरतें पापड़ वापड़ बनाने का काम कर रही हैं, किसी ने कुछ नया सा स्टार्ट करा है कि गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स की दुकान खोली छोटी सी, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। यानी कि उनको लोन देंगे सिर्फ, और बड़े लोगों को, हम लोगों को, आम जनता को लोन नहीं देंगे ना, हमारा पैसा जमा करेंगे, सिर्फ उनको लोन देंगे, ठीक है। ये होते हैं स्पेशलाइज। इसका एक और एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या है, आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि ये वाला जो नाबार्ड है बैंक, वो क्या करता है, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो है आपका, उसको डेवलप करने के लिए लोन देगा, उनको फंड्स देगा। तो ये क्या है कि एक चीज़ में स्पेशलाइज है ना, ये बाकी इधर उधर तो कहीं कुछ काम नहीं कर रहे, तो इन्हें हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स। आई होप समझ आ गया होगा ये भी। अब लास्ट आपका आता है कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसी के बाद हम फटाफट से वीडियो ख़त्म कर देंगे। कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करना, समझ आ रहा है, कोऑपरेशन मतलब मिल करके काम करना। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को हम हिंदी में कहते हैं सहकारी बैंक। आपके आसपास भी ज़रूर होगा सहकारी बैंक, काफ़ी सारे सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ये क्या है, दे आर इन इंडिया दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। कौन सा एक्ट है यहाँ पे देखो, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ही ये बैंक्स बनते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग ईजी क्रेडिट टू द मेंबर्स ऑफ इट्स कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, उसके जो मेंबर्स हैं उनको ईजी क्रेडिट, ईजी मतलब आसानी से मिल जाए, ज़्यादा पेपर वर्क ना हो, ज़्यादा तामझाम ना हो, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ना हो, और चीप रेट्स पे, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना करना पड़े लोगों को, सस्ते में लोन मिल जाए, ये इनका मकसद होता है, ठीक है। One of the core functions of cooperative banks is to provide financial resources to the rural population at large. इनका भी काम क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स मैंने बताया ना, ज़्यादातर आपको आसपास ऐसे नहीं मिलेंगे, ये थोड़े से ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, रूरल एरियाज़ में। क्यों, क्योंकि ये रूरल पॉपुलेशन जो है ना, उन्हीं की नीड्स को ज़्यादा केटर करते हैं, उन्हीं को ही सस्ता क्रेडिट चाहिए होता है ज़्यादा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हीं को ही इनको मतलब फंड्स देने होते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए क्या मिलते हैं आपको, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा मिलते हैं। इनका मकसद होता है रूरल डेवलपमेंट करना, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये सारी, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। अब देखो इसी के बाद मैं क्या है यहाँ पे पॉज कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद वैसे हमको पढ़ना था आपके टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ना, इसके टाइप्स पर ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका इसके फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद है आपका व्हाट इज़ ई बैंकिंग, तो ये सारी ही चीज़ हम बाद में करेंगे। इसी के साथ आपका ये वीडियो फटाफट से ख़त्म करते हैं, पर रिकॉल कर लेते हैं एक बार से जल्दी से। आपको होमवर्क में क्या क्या लिखना है उसी से रिकॉल हो जाएगा, चलो ठीक है। होमवर्क में आपका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। होमवर्क में आपको क्या लिखना है, कमेंट में फटाफट से लिखना है आपका बैंक के जो मैंने 3 कीवर्ड्स बताए थे वो लिखने हैं, उससे 3 कीवर्ड्स लिखने हैं सिर्फ। दूसरा आपको लिखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स भी बताए थे मैंने, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फिर तीसरी चीज़ टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स। फिर मैंने आपको बोला था कि आपका करेंटली
किस किस बैंक में अकाउंट है, 1 में है, 2 में है, किस में है, उस बैंक का नाम लिखो। साथ ही साथ उस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी आपको लिखना है, राइट। ये सारी चीज़ें लिखनी है। और आप क्या लिख सकते हो, और हाँ लास्ट, आपके आसपास या फिर आप गूगल करो चलो, या फिर आपके आसपास ही कितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जितनों के आप नाम सोच सकते हो। आप जिस शहर में रहते हो ना, हर शहर का एक एक कोऑपरेटिव बैंक होता है हर शहर में, उसका नाम लिखना है, ठीक है। आप सर्च करो, जैसे आप कहीं भी रह रहे हो, लेट सपोज जयपुर में, तो कोऑपरेटिव बैंक्स इन जयपुर, तो वो आप सर्च करो, ठीक है। ये आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे सब रिकॉल हो जाएगा एक बार में, राइट। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दें। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो डेफिनेटली। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।